हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करना है यहाँ इवेपोरेटर पे। मतलब आज का जो टॉपिक है हमारा इवेपोरेटर रहेगा। तो इवेपोरेटर में हम सबसे पहले जानेंगे क्या होता है। तो इवेपोरेटर एक हीट एक्सचेंजिंग मशीन है जो कि कंडेंसर जो है कंडेंसर से ठीक डिफरेंस होता है, अपोजिट होता है। कंडेंसर में जैसा वर्क करता है ठीक उसका अपोजिट हमारे हीट एक्सचेंजर में करता है। मतलब इवेपोरेटर में करता है। इवेपोरेटर का काम यही है कि हीट को लेना और उसको कूलिंग हमको देना। एक इसका अलग नाम भी है, कूलिंग कॉइल भी इसी को बोलते हैं हम लोग, आपको मालूम होगा। इवेपोरेटर जो है उसमें लो प्रेशर के साथ, लो टेम्परेचर के साथ एक्सपेंसर हार्ट से जो हमारा रिफ्रिजरेंट निकलता है वो डायरेक्टली हमारा इवेपोरेटर में जाता है। इवेपोरेटर क्या करता है, जो हमारा जो एयर है इंडोर का एयर को सक करता है ब्लोअर ब्लोअर के थ्रू। और वो एयर जो है हीट को, जो कूलिंग है कूलिंग का इफेक्ट जो ले लेता है और हीट जो है हमारे इवेपोरेटर को दे देता है। इवेपोरेटर के अंदर हमारा रिफ्रिजरेंट रहता है जो कि लिक्विड और वेपर के फॉर्म में रहता है। अब जब वो हीट ले लेता है, हीट लेने के बाद वो हमारा लो प्रेशर ही रहता है बट वो सुपर हीट हो जाता है। और वो सुपर हीट जो रिफ्रिजरेंट है हमारा कंप्रेसर में सक्शन के द्वारा सक किया जाता है। तो ऑल ओवर जो हम लोग बोलेंगे तो ये एक हीट एक्सचेंजर मशीन है जहाँ पास जो हीट को गेन करता है हमारा रिफ्रिजरेंट फ्रॉम इंडोर के थ्रू। और वो जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट है या वेपर रिफ्रिजरेंट है उसको जो है हमारा चेंज कर देता है, यानी उसके स्टेट को चेंज कर देता है इनटू द सुपर हीट में। अब हम लोग उसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पास हम लोगों को अलग अलग टाइप का जो इवेपोरेटर है हमें देखने को मिल जाता है। अलग अलग जहाँ जैसा यूज़ है वहाँ पास होता है, लेकिन जो मेनली हमारा जो पैकेज एसी है, पैकेज एसी में या फिर चिलर में जो यूज़ होता है दो टाइप का यूज़ होता है। एक तो हमारा हो गया ड्राई एक्सपेंशन टाइप के, और दूसरा हमारा जो है फ्लडेड टाइप के जो चिलर होते हैं उसमें फ्लडेड टाइप एवोपरेटर लगा हुआ होता है। तो हमारा जो पैकेज ऐसी है उसमें ड्राई एक्सपेंशन टाइप का ही लगे रहता है। तो अभी हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। और अभी हम लोग बात करेंगे ये कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस तरह का आपको यहाँ फोटो में आपको दिखेगा। ये इस तरह का एक इवापोरेटर है, कूलिंग कॉइल है हमारे पास। इस कूलिंग कॉइल में आपको दिखेगा एक पतला सा पाइप गया हुआ है जो कि एक्सपेंशन वाल्व के पास से निकलता है, पतले पतले पाइप से निकलते हैं। ये जो एक्सपेंशन वाल्व से जो निकलता है अलग अलग जो सर्किट है, यानी अलग अलग जो हमारा कंप्रेसर है उसके थ्रू जो गैस हमें मिल रहा है लिक्विड फॉर्म में, एक्सपेंशन वाल्व के बाद लिक्विड या वेपर फॉर्म में जो मिल रहा है उसके लिए अलग अलग सर्किट हमारा देखिए ऊपर में भी एक सर्किट बना हुआ है, एक नीचे सर्किट बना हुआ होता है। वो आप डायरेक्टली देखेंगे तो नहीं दिखेगा ऑपरेटर में, लेकिन अलग अलग सर्किट अलग अलग कंप्रेसर के लिए बनाया होता है। और ये दोनों ही एक साथ मिल करके एक कूलिंग कॉइल बनाता है। जितना कंप्रेसर उतना सर्किट हमें बनाना पड़ता है क्योंकि अलग अलग उसमें वेपर फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट है अलग अलग फ्लो होता है। तो यहाँ आपको एक पतला पतला सा ट्यूब दिखेगा, एक साइड से घूम करके जाता है दूसरे साइड से निकलता है। और यानी कि एक तरफ से इनलेट होता है दूसरा तरफ से आउटलेट होता है। दो पाइप आपको मोटे मोटे दिखेंगे कहीं कहीं। तो वो जो मोटा पाइप होता है वो वहाँ से जो कलेक्ट करता है, यानी जो आउट जो होता है इवेपोरेटर से इन होने के बाद जो आउट होता है जो सुपर हीट के फॉर्म में, वो इस मोटे पाइप में जा करके हमारा सक्शन जो होता है कंप्रेसर का वहाँ तक ये जाता है इसी के थ्रू। और यहाँ पास आप पतले पतले जो फिन्स है, इसे फिन्स बोलते हैं, जो जो हीट का कैपेसिटी है किसी भी इवेपोरेटर को उसको बढ़ाता है, यानी कि जो इसका एरिया है एरिया को बढ़ाता है फिन्स। तो उस एरिया को बढ़ाने से हमारा फायदा ये होता है कि वहाँ से जो एयर फ्लो करता है तो वो एयर जो है हमारा वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हीट को एक्सचेंज करता है ये फिन्स के थ्रू में। यानी कि फिन्स जो कनेक्टेड होता है हमारा जो ट्यूब है उससे, और वो फिन्स भी ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जो एयर गर्म पर होता है वो गर्म जो है ठंडा होते हुए निकलता है आउटलेट के थ्रू में, यानी कि डक्ट के थ्रू में हमें फिर कूलिंग मिलता है। तो हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में, यानी कि अगर हम मेंटेनेंस में नहीं करते हैं तो हमें क्या क्या इश्यू देखने को मिलता है। तो पहला जो है हमें पुअर एयर फ्लो मिलेगा, यानी कि जो एयर फ्लो है वो हमारा सही से नहीं मिलेगा अगर उसमें मेंटेनेंस नहीं हो रहा। दूसरा हमारा है आइस उसमें आ जाता है। तीसरा जो है इनसफिशियंट कूलिंग, यानी कि जो हमारा जो कूलिंग है वो इनसफिशियंट हमें मिलेगा अगर उसमें डस्ट या कुछ भी पूरा का पूरा क्लोग हो गया है, यानी कि वो चौक हो गया तो इनसफिशियंट हमें कूलिंग भी मिलेगा। तभी हम लोग इसका ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो हमारा था कि इनसफिशियंट जो कूलिंग दे रहा है
दूसरा था हमारा एयर फ्लो उसमें कम हो गया है या आइस जम रहा है। तो इन सभी का जो रीज़न होता है मेन जो होता है वो डस्ट का वहाँ पर चौक हो जाना, यानी कि जो पूरा हमारा कूलिंग कॉइल है जो चौक हो गया है अगर डस्ट की वजह से, तो ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो इसको अगर ठीक करना है तो हमारा एक ही तरीका है, इस हमारा जो हम लोग केमिकल का यूज़ करते हैं, यहाँ पर वेनिक्लिन बोला जाता है उसको, तो उसका यूज़ करके उसको ऊपर में जो छोड़ दिया जाता है कम से कम 10 से 15 मिनट। अगर हम उस केमिकल का यूज़ करते हैं तो हमारे पास ग्लव्स होने का ज़रूरी है, आँख में सेफ्टी ग्लास होना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे बहुत ही खतरनाक होता है, अगर आँख में या हाथ में पड़ जाने की वजह से जख्म कर देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और पूरे ये जो कॉइल है उसमें हम लोग डाल करके छोड़ देते हैं लगभग 15 मिनट 20 मिनट, जैसा जितना ज़्यादा है उतना देर तक छोड़ सकते हैं, अगर कम है तो कम ही डालें। तो ये करने के बाद जेट पंप से पहले तो हमारा वायर ब्रश लेंगे, वायर ब्रश के थ्रू उसको पूरा का पूरा साफ करेंगे कि पिंस को, मतलब उसको लगड़ेंगे ऊपर से नीचे तक, तो वो पूरा उसको इस फिंस स्ट्रेटनर भी बोलते हैं। तो उससे करने से क्या होता है पूरा डस्ट जो अंदर होता है छूट जाता है, और फिर हम लोग जेट पंप से लेकर के उसको चारों तरफ से उसको मार करके जो इवापोरेटर कॉयल है यानी कूलिंग कॉयल है उसको पूरा क्लीन कर देता है, जिससे हमारा जो इश्यूज है वो ख़त्म हो जाता है। एक और इसमें प्रॉब्लम आता है, अगर ये इस कूलिंग कॉयल में हमारा जो है उसमें लीकेज हो गया, तो अभी क्या होता है कि फिन्स अभी हमको हटा करके पहले तो लीकेज ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ऑयली दिख रहा है तो थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन नहीं दिख रहा तो बहुत ही दिक्कत होता है, लेकिन वो मिल जाता है। मिलने के बाद क्या है कि अगर वो लीकेज अगर हम लोग मार सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मार सकते हैं तो उस जो लीकेज जहाँ पास हुआ है जिस कॉइल में हुआ कॉपर ट्यूब में हुआ, वो कॉपर ट्यूब को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। और ऐसे ही करके हम लोग 1 से 2 कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर कर देंगे तो हमें कूलिंग इफेक्ट भी नहीं मिलेगा, प्लस जो कंप्रेसर है उसमें सही से प्रेशर नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से वो पूरा आइस भी आने लग जाएगा और वो कंप्रेसर कोई काम का नहीं रहेगा, यानी कि एक सर्किट हमारा खराब हो जाएगा और वो सर्किट कुछ काम का नहीं रहेगा अगर 3 4 से ज़्यादा अगर हो जाता है। तो ये ऑल ओवर हमारा ये ऑपरेटर के बारे में था। यहाँ पास हमारे एक और अभी एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पास, कि जो हमारा रिफ्रिजरेंट जो एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो आता है तो कितने डिग्री में आता है, तो हमारा लगभग 4 से 5 डिग्री में रहता है जब एक्सपेंशन वाल्व से हमें इवेपोरेटर में जब जाता है, और जब ये बाहर निकलता है तो वो 10 से 15 डिग्री चेंज होता है, यानी कि जो डेल्टा टी जो हमारा बनता है लगभग 10 डिग्री का बनता है यहाँ पास। ठीक है। और जो एयर फ्लो का अगर हम बात करें, जो इंटर हो रहा है एयर फ्लो इवेपोरेटर के थ्रू और जो बाहर निकल रहा है, तो वो दोनों का बीच में जो डेल्टा टी हमारा बनता है वहाँ पे 10 से 15 ही डेल्टा टी बनता है, यानी कि अगर 25 डिग्री हमारा 25 से 27 डिग्री तक अगर रूम का टेम्परेचर है, तो और वो कूलिंग कोयल के थ्रू अगर पार हो रहा है, तो हमें वो वहाँ अगर डक्ट ठीक जहाँ पास आउटलेट हमें मिल रहा है एयर का, तो वहाँ अगर हम डक्ट के पास लगाएंगे तो वहाँ हमको लगभग 16 से 15 डिग्री मिलेगा हम लोगों को, यानी कि 10 डिग्री का वो लगभग डेल्टा टी बनाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट था, मेन पॉइंट था इस वीडियो का और इवेपोरेटर से रिलेटेड। आपको वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें प्लीज़।